मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयति मिश्रा। सिंहासन पर बात हो रही है और फर्स्ट इंडिया हर एक अपडेट सुबह से ही लगातार आप तक पहुंचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज खुशियों का दिन है क्योंकि मैसिव मैंडेट के साथ राजस्थान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी महायुति के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है। पूनम आंधी जिस तरह की नजर आई आज भारतीय जनता पार्टी की वो बेहद खास और उसी के जश्न की शुरुआत अब से कुछ ही दिनों में, कुछ ही देर में माफ कीजिएगा, तस्वीरों के जरिए हो जाएगी। बिल्कुल रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं और साथ ही चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, एक सीट भी बेहद महत्वपूर्ण रखती है। केदारनाथ को अपने नाम कर लिया, कहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद था। तो दूसरी तरफ देखें तो राजस्थान के उपचुनावों में जो 5 सीटें अपने नाम की है, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, इसीलिए इस खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित गोदारा जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। एकलव्य सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है, और योगेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए पॉलिटिकल एडिटर, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ में आर तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता। सुमित जी, सबसे पहले आपसे ही रिएक्शन लेना चाहेंगे। वैसे तो जश्न बनना शुरू हो गया बीजेपी मुख्यालय में, मुझे लगा था शायद आप मिठाई लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई तो पूरे देश के लिए मिठाई ये है कि देखिए, देश ने जो भारतीय जनता पार्टी पर, चाहे महाराष्ट्र राज्य ने किया हो, चाहे विभिन्न उपचुनावों में किया, ये संदेश है कि आम जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश और प्रदेश सभी जगह विकसित और सुरक्षित हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्या मानकर चले, ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी कि जीत का श्रेय आप किसे देते हैं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जयती। बिल्कुल, और इसी बीच ये बड़ी खबर है, दौसा में आरओ ने चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस की डी बैरवा को औपचारिक तौर पर 2300 मतों से विजयी घोषित किया गया है। हालांकि जब रिकाउंटिंग हुई थी तब सभी की निगाहें पूनम बनी हुई थी, लग रहा था कि क्या एक बार फिर से ऐसी कोशिश जो की गई है उसके जरिए एक और सीट बढ़ाई जाएगी, लेकिन नहीं, कट टू कट जिन भी बूथों पर रिकाउंटिंग हुई उसके बाद में अब डी बैरवा को विजयी घोषित किया गया है 2300 मतों से। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन जीते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। और कांग्रेस के लिए अगर खाता खुलने की बात हो अपनी 3 सीटें गंवाकर, तो सिर्फ और सिर्फ दौसा में लाज बचाई गई। मायूसी बीजेपी के लिए होगी थोड़ी सी, क्योंकि 10 सीटों पर एक बार फिर से रिकाउंटिंग योगेश जी, लेकिन आर तिवारी जी आपके लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। ये गए भी थे प्रचार में। हाँ, वही तो मैंने इसलिए इन्हीं से सवाल कर रही हूँ। मैं सुमित जी, एक बार पूनम, सुमित गोदारा जी पूरे झुंझुनू में रहे पूरे टाइम। इनको पार्टी ने वहाँ का दायित्व सौंपा था और पूरी रणनीतिक और खासतौर से कमरा बैठ के करके इन्होंने वहाँ चुनाव की रणनीति बनाने का टिकट वितरण से और पहले सबसे बड़ी बात जो यहाँ बाद बताना चाहूंगा मैं दर्शकों को कि बबलू चौधरी को तो मनाने की जिम्मेदारी थी, वो इन्हीं के पास थी। और बबलू चौधरी अगर नहीं मानते तो चुनाव परिणाम शायद ऐसा नहीं हो पाता। तो बबलू चौधरी को मनाया भी और साथ में पार्टी के काम में भी लगाया। सुमित जी से आप सवाल कर सकते हैं, झुंझुनू में जहाँ ओला परिवार का आज किला ढह गया। देखिए, झुंझुनू भी वीरों की भूमि है, शिक्षित नगरी है। वहाँ पे भी 2 चुनाव पिछली बार भारतीय जनता पार्टी मतों के विभाजन के कारण पराजित रही थी। इस बार सबका मत था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने प्रत्येक सीट पर लगातार मॉनिटरिंग करी। और मॉनिटरिंग ऐसी कि मैं आपको बताऊंगा कि झुंझुनू में प्रत्येक दिन सीएम साहब का फ़ोन आता था, हर छोटी मोटी बारीकी पर उनको सूचना होती थी और उन्होंने पूरा का पूरा मॉनिटरिंग करते हुए, हमें तो इस बात का दुख है कि हमें 7 में से 6 सीटों का पक्का विश्वास था। दौसा भी थोड़े से मतों से रही, तो इस बात का हमें दुख है कि 2300 मतों से रही, नहीं तो हमें 7 में से 6 सीटों का तो पक्का था कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले 11 माह में जो कार्य किए गए राजस्थान में, उसके बदौलत नया इतिहास रचेगी। और बिल्कुल इतिहास रचने भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में रचा है। रणनीति क्या रही, माइक्रो मैनेजमेंट की बात की जा रही है, वो क्या था? मैं आप ये देखिए कि वहाँ पर मंत्री जी हमारे अविनाश जी थे, उनके साथ मुझे भी दायित्व दिया, संगठन के भी दायित्व दिए गए, विजेंद्र जी पूनिया जी रहे, गोवर्धन जी वर्मा रहे। इसी तरह प्रत्येक सीट पर संगठन और मंत्री और साथ में विचार परिवार के सारे लोग लगे और सब ने प्रयास किया। और मैं सबको एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि सर, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, 45 साल हो गए राजनीति के सफर के दौरान सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया, जनहित में सैकड़ों आंदोलन किए, साहस से लड़ा, बदले में पुलिस के हाथों अनगिनत चोटें खाई, आज भी बदरा घिरते हैं तो समूचा बदन कराहा उठता है।
मीसा से लेकर जनता की खातिर दर्जनों बार जेल की सलाखों के पीछे रहा और संघर्ष किसी मजबूत नींव और सशक्त धरातल के बूते दौसा का उपचुनाव लड़ा। जनता के आगे संघर्ष की दासता रखी, घर घर जाकर वोटों की भीख भी मांगी, फिर भी कुछ लोगों का दिल नहीं पसीसा। भीतर खाती मेरे सीने के वाणों की वर्षा कर देते तो मैं दर्द को सीने में दबा सारी बातों को। इसी प्रवृत्ति के चलते मैंने राजनीतिक जीवन में बहुत नुकसान उठाया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि स्वाभिमानी हूं, जनता की खातिर जान की बाजी लगा सकता हूं। गैरों में कहां दम था, मुझे तो सदा ही अपनों ने ही मारा है। अब बहुत कुछ इमोशनल होकर बहुत ही भारी शब्दों में उन्होंने लिख दिया है। सवाल खड़े हो गए। हाँ सुमित जी, आपने ये सुना भी है और मैंने पढ़ के सुनाया है, तब बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। देखिए, जब इतने कम अंतर से, जहाँ हमें भी विश्वास था दौसा सीट हम अभूतपूर्व मार्जिन से जीतेंगे, तो जहाँ थोड़े से मतों का रहता है तो मन भावुक हो जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में जब आदमी मन से काम करता है तो राजनीतिक क्षेत्र, और डॉक्टर साहब तो भावुक व्यक्ति भी हैं और दिन रात संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं। इनको सीख कर देख कर ही हमने संघर्ष सीखा है सबने राजनीति में। तो जरूर ये पल थोड़े बड़े सेंसिटिव पल हैं, थोड़े उनको कहीं ना कहीं भावनाओं से भावुक होकर उनके शब्द हैं। तो पर हमें डॉक्टर साहब की हमेशा मार्गदर्शन रहेगा और उनकी जरूरत हमेशा पार्टी को है। ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पार्टी को गली गली ढाणी तक पहुंचाया। ऐसे संघर्ष के नेता डॉक्टर किरोड़ी जी हैं। लेकिन सुमित जी, जीत का उत्साह उनमें भी होगा। पार्टी जहां पर जीती है उसके लिए उत्साहित होंगी, लेकिन उनके भाई जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी कहा कि भीतरघात मेरे साथ हुआ। प्रतिक्रिया के तौर पर रिकाउंटिंग से पहले और अब उनके पोस्ट में भी मार्मिक तौर पर बार बार इस चीज को दोहराया जाना, ये कौन सा भीतरघात है जिसका जिक्र कर रहे हैं? कौन से अपनों की बात कर रहे हैं? क्या ये दर्द बहुत हावी है जी? देखिए, ये मैं इस बारे में तो मेरे को संज्ञान नहीं है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि जहाँ पराजय थोड़े से अंतर से होती है तो दर्द जरूर होता है। डॉक्टर साहब तो देखो फील्ड के नेता हैं, संघर्ष के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंची कि उन्हें लग रहा होगा जरूर जीतते, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा। बाकी मुझे विश्वास है कि जिस तरह दृढ़ता से हमेशा खड़े रहें, वापस दृढ़ता से खड़े होकर पार्टी को मजबूत करेंगे, हर क्षेत्र में जिस तरह मजबूत करेंगे और सरकार में मजबूताई से भाग लेकर सरकार को भी मजबूत करेंगे। देखिए, दौसा में जो हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। जो छोटी डिफरेंस से जो हार हुई है उसके लिए भावुक होना तो स्वाभाविक है और कांग्रेस इसको अपने लिए एक बहुत बड़ी जीत भी बताएगी। लेकिन दौसा से एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है इस परिणाम से कि यहाँ पे रिकाउंटिंग की अपील करी गई, 10 मशीनों पे रिकाउंटिंग हुई और परिणाम जस का तस, एक वोट का भी डिफरेंस नहीं आया है। 2300 का 2300 ही है। तो मैं तो समझता हूं ना ये भाजपा ना ये कांग्रेस, ये सबसे बड़ी तो ईवीएम की जीत है जो देश विदेश में प्रपंच चलते रहता है चुनाव आयोग के अगेंस्ट, इस देश में चुनावी प्रक्रिया के अगेंस्ट, उसको जनता ने डिफीट किया है, चुनाव आयोग ने डिफीट किया है और ईवीएम ने डिफीट किया है। आर तिवारी जी, मैं कह रहा हूं पूनम, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 6 सीटों पर विजय की मैं बधाई देना चाहता हूँ, दिल से बधाई देना चाहता हूँ। इसमें हम ईवीएम, लेकिन मैं 5 सीटें जीते, एक बाप ने जीती है और एक हमने जीती। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे वरिष्ठ साथी खड़े हैं योगेश, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के 11 महीने के सुशासन की परिणति हुई है? ये परिणति सुशासन की नहीं है। आज भी किसान को बीजेपी ऑफिस से सीधा रुक उनका एक बार फिर से करते हैं। ऐश्वर्या, अभी आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बहुत जल्द आ सकते हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तो मौजूद है। अभी आप किनके साथ है, क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, यहाँ आप देखिए कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा की तैयारियां चल रही है जी। मुख्यमंत्री जैसे ही आएंगे पुष्प उनके ऊपर बरसाए जाएंगे। महिला मोर्चा की कई कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही हैं और दोनों तरफ महिला मोर्चा की कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ी हुई है। खुद महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं प्रदेश की और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है पूजा कपिल, वो भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और उनके अलावा पूरी टीम है महिला मोर्चा की, शुरू से लेकर आखिर तक आप देख पाएंगे। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। राधा मोहन दास अग्रवाल एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हो लिए हैं। दिया कुमारी पार्टी प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की उसका अब
फल मिला है तो अब जश्न मनाने की तैयारी है। महाराष्ट्र की बड़ी फतेह को लेकर जश्न मनाने की तैयारी है। यहाँ पर श्रवण सिंह बगड़ी है, मुकेश दाधीच हैं, दोनों पदाधिकारी जुटे हुए हैं और अब कुछ देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उन्होंने महिलाओं को बुलाया हुआ है पुष्प वर्षा के लिए। तो पुष्प वर्षा आप करवा रहे हैं, महिलाओं का कितना योगदान रहा इस जीत में? बिल्कुल रहा है, क्योंकि जैसा कि हम आधी आबादी हैं और जिस तरह का जनाधार हमें प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और मैं राजस्थान की सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत आभार और साधुवाद देती हूँ। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मेरे साथ हैं, पूजा कपिल। पूजा जी, महिलाओं का बढ़िया योगदान रहा? बिल्कुल, हमेशा से रहा है और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी बार बार नमन करते हैं इस मातृशक्ति को, बार बार कहते हैं कि जब जब ये मातृशक्ति वोट देने के लिए ज्यादा तादाद में निकलती है, जीत 100% भारतीय जनता पार्टी की होती है। तो ये उपचुनाव में भी महिलाओं ने इस मोर्चे को मजबूती से संभाला और एक विराट जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। देखिए, मैं यहाँ से आपको तस्वीर दिखाता हूँ, एक पोस्टर देखिए, एक टीवी स्क्रीन है, एलईडी एलसीडी जो है, उस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा मुख्यमंत्री की फोटो है, प्रदेश अध्यक्ष की फोटो है और ऊपर की तरफ मोदी और नड्डा दोनों की फोटो है और उस पे लिखा हुआ है प्रचंड जीत का जश्न। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, दोनों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रचंड जीत को लेकर जो खुशी है, प्रसन्नता है, वो जाहिर की जा रही है। और जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे तो वो अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं देखने की बात होगी, क्योंकि अभी और उनका संबोधन देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि प्रभारी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, उनका स्वागत कर लिया गया है, बहुत जल्द वो भी पहुंच जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया। और योगेश जी, जाहिर सी बात है, जब जीत हो जाती है तो फिर मीडिया के सामने जब आते हैं तो फिर वो अंदाज भी निराला होता है, अलग होता है। लेकिन अभी महाराष्ट्र की तस्वीरें भी सामने आ रही थी, जलेबी बनाई जा रही थी, हरियाणा से जलेबी वहां पहुंच चुकी है। तो ये बेहद खास है इसलिए भी क्योंकि जो बीजेपी ने जलेबी बनाई उसकी उलझन सत्ता के लिए, विपक्ष के लिए इतनी ज्यादा ऐसी उलझी कि सिर्फ चाशनी की सत्ता का जो टेस्ट है वो बीजेपी ले पाई। ऐसा कैसे संभव हो पाया? देखिए, मुझे लगता है हरियाणा के चुनाव ने वो कहानी लिखी जिसका आगे चलकर नतीजे हमें देखने को मिले। ये झुंझुनू का इलाका हो, खीमसर के इलाके हो, हरियाणा की सियासी आबो हवा प्रभावित करती है इन इलाकों को और हरियाणा में जिस तरह बीजेपी जीती थी उसका असर मुझे लगता है यहाँ भी देखने को मिला और महाराष्ट्र में भी वो तमाम समीकरण देखने को मिले। हरियाणा चुनाव में अगर बीजेपी लूज कर जाती तो बीजेपी का कार्यकर्ता मायूस होता और उतने जोश के साथ महाराष्ट्र के चुनाव या अन्य जगहों के चुनाव में उतर नहीं पाता। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट रहा हरियाणा का चुनाव। सुमित जी वहीं थे हरियाणा के चुनाव में भी, ये रहे थे, लगातार इनसे मेरी बात होती थी, तो ये कॉन्फिडेंट तो थे, लेकिन लगता यही था कि हरियाणा में पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका वर्ग मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ था, लेकिन फिर भी ये मतलब कॉन्फिडेंस थे कि नहीं, किसी भी तरह कमल खिल जाएगा, वो स्ट्रैटेजी पता चल जाती है। और ऐसे में अब जब बीजेपी ने परचम लहरा दिया है, गठबंधन था, महायुति सरकार, आज तीनों तिकड़ी नजर आई सुमित जी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी भी बीजेपी की तरफ से होगा या फिर एकनाथ शिंदे को दिया जाएगा मौका? देखिए पूनम जी, सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात ये हुई कि लगातार महाराष्ट्र में तीसरी बार बीजेपी बहुमत में आई और आप ये देखिए 149 में से 133 सीटें बीजेपी जीती है और पिछली बार भी जब 2019 का चुनाव था तब भी 160 में से 106 बीजेपी जीती थी। देवेंद्र फडणवीस साहब जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया था तो आम महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं का रुझान है और रुझान इसलिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी से पहले लंबे समय तक उन्होंने भ्रष्ट सरकारें देखी। उन्होंने जो भारत का सबसे विकसित प्रदेशों में इकोनॉमिकली कैपिटल जो बॉम्बे मुंबई अपनी है, उस स्टेट में लोगों ने देखा कि यदि हमें विकास करना है, आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नारे लगाए गए थे, चाहे महिलाओं की हम बात करें और वो जो रैलियां की गई थी बिस्वा की तरफ से, ये असर मैजिक वहां क्यों नहीं चला? देखो, ये हो सकता है कहीं ना कहीं ये कारण रहा होगा, सोचने का विचार है, क्योंकि हमने एक ही आदिवासी राज्य उड़ीसा में सरकार बनाई है पहली बार और आदिवासी राज्य झारखंड में हम नहीं रहे। ये जरूर कहीं ना कहीं कोई कारण रहा है, उस पर पार्टी जरूर मूल्यांकन करेगी, अवलोकन करेगी। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने अभी सोरेन साहब को बधाई दी है कि सरकार बनाने पर। तो देखिए, पर पार्टी, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जिस तरह लोकसभा में कहीं ना कहीं आम देश के मतदाताओं को लगा भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है 400 से ऊपर,
कहीं ना कहीं वो मतदाता ढीला रहा, कहीं ना कहीं वो वर्ग ढीला रहा। इन जो चुनाव हुए, अब जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, चाहे उपचुनाव हुए हैं, तो लोगों ने भारी नहीं, लोगों ने भारी मत में जाकर बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं जो लोकसभा में गलती हुई, जिससे 240 सीटें ही बीजेपी गई, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को लगा। और एक बात और, लोकसभा चुनाव में जो जाति का पाति का जहर घोला गया, आम देश का नागरिक समझाए जाति से पाति से देश आगे नहीं बढ़ेगा। जिस तरह उन्होंने नैरेटिव सेट किया अपने आरक्षण खत्म का, और यही इनके नेता राहुल गांधी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहां कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण खत्म करेंगे। तो देश की जनता को आईना दिखा कि कांग्रेस सिर्फ वोटों की राजनीति करती है, देश का विकास करना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ ही भारत का देश और नागरिक आगे बढ़ेगा। ठीक है सुमित जी, लेकिन एक सवाल, एक छोटा सा सवाल मेरा एकलव्य जी से भी रहेगा और उसके बाद में ब्रेक पर लौटना है, क्योंकि एकलव्य जी ये बताइए, क्योंकि ये राजस्थान का जो पूरा उपचुनावों का सिनेरियो था, ये पूरा प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था, किसी ना किसी का नाम पीछे चल ही रहा था। आप देवली उनियारा की बात हम कर लें, योगेश जी से इत्तेफाक रखते होंगे, या फिर दौसा की बात कर लें, सचिन पायलट ने जितनी जान दौसा में डाली और लगातार नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, लगातार रैलियों के माध्यम से जो कोशिशें उन्होंने की, देवली उनियारा में कहीं ना कहीं उन्होंने ये भाप लिया था कि यहां पर बूथ मैनेजमेंट में कमजोरी है, इस चीज का उन्होंने जिक्र भी किया। लेकिन क्या ये प्रतिष्ठा का चुनाव किरोड़ीलाल मीणा और उनके बाद में उनके भाई के साथ जुड़कर अब राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल के तौर पर खड़ा होगा? क्या लगता है? एक छोटा सा जवाब इस पर, उसके बाद ब्रेक। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बात सही है, और जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी जो हैं, वो दोनों ही इस चुनाव में कम दिखाई दिए क्योंकि दूसरे प्रदेशों में वो बिजी थे। परंतु ये बात भी सही है कि सचिन पायलट जब बिजी थे या फिर पहले ही पता था कि चुनावों का परिणाम क्या आना है, लेकिन 4 अपनी सीटों पर हार जाना सर बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो देखिए तिवारी जी इसमें ब्रेक के बाद लूंगी इसको इस तरह से भी देखना जाना चाहिए कि सचिन पायलट जी जब दौसा गए और उन्होंने उससे जो वहां पे एक तरह से जो उनकी संगठनात्मक जो शक्ति है वो थोड़ी सी बड़ी, मेरे ख्याल से उसका परिणाम सामने है आज की डेट में। और एक छोटी सी बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी हरियाणा की बात हो रही थी। अभी देखिए, हरियाणा में हम तो बहुत ही छोटे मोटे राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन जो इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको ध्यान होगा योगेंद्र यादव जी, उनको जो हरियाणा में सुनामी दिखाई दे रही थी, वो सुनामी शायद एक्चुअली राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आने वाली थी। और एक जो लोकसभा और राज्य, ये अपने विधानसभा के जो चुनावों में जो एक फंडामेंटल डिफरेंस था कि वो लोकसभा में इंडिया अलायंस और कांग्रेस की लीडरशिप में उन्होंने एजेंडा सेट किया था कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, और बीजेपी उसको रिएक्ट करती रही। और वहीं इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने बटोगे तो कटोगे कह के और एक रहोगे तो सेफ रहोगे कह के एक तरह से एजेंडा सेट किया। और आप देखिए कि कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था। बिल्कुल, कांग्रेस की जब बात हो रही है तो छोटी सी बात, कई सारी सीटें हैं, बिल्कुल बात करेंगे। मतलब झारखंड में जीत गए, बहुत ठीक है, महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाती है, ईवीएम में चुनाव आयोग पर सवाल हो जाता है, फिर पारदर्शिता से चुनाव नहीं, वो लेवल वाली बात भी आपने पवन खेड़ा को सुना। सर ये कैसे, मतलब हर बार ऐसे कैसे चलेगा? लोकसभा में तो सवाल नहीं उठाए, और जब 11 सीटें लोकसभा की राजस्थान में जीती थी तब तो सवाल नहीं उठाए। पूनम, मैं यही तो कहना चाहता हूं, माइक्रो मैनेजमेंट बूथ का आपने काम किया, और सबका साथ, सबका विकास और मेरा पन्ना प्रमुख। झारखंड भारत देश से अलग है क्या? या वहां का कार्यकर्ता बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है क्या? ये सारे टेलीविजन वाले महाराष्ट्र को बड़ा दिखा रहे हैं। झारखंड में भी तो चुनावी रैलियां मैं कह रहा हूं, यही तो देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, सारा पन्ना प्रमुख और सारे देश के अन्य राज्यों के डबल इंजन के मुख्यमंत्री वहां जाकर के जो नारा लगा रहे थे, फिर झारखंड की जनता ने क्यों ठुकरा दिया? सही कह रहे थे जयराम रमेश, आप अगर ध्रुवीकरण करना चाहते हो तो देश को एक नए बंटवारे की ओर लेना चाहते हो। आजादी के 75 साल में पहली बार किसी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रधानमंत्री से ये नारा सुनो, आजादी का जब अमृतोत्सव मना रहे, एक रहो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कट जाओगे। ये कौन से नारे हैं? आप अगर अपने विकास के नाम पर, विश्वास के नाम पर वोट मांगते तो कहते हमने इतनी लंबी सड़कें बना दी, हमने इतने नौजवानों को रोजगार दे दिया, हमने सवाल ये कि आज देश में जो धर्म की चाटनी चटाई जा रही है, उसका रिजल्ट आ रहा है। भूमिका क्या है? कैबिनेट में रहेगी नहीं रहेगी? ये जम्मू कश्मीर वाला हाल होगा सर। किसकी? कांग्रेस में फिलहाल झारखंड में क्या तस्वीर बनेगी? भविष्य में क्या भूमिका है जेएमएम के साथ? नहीं, बड़ा जो हिस्सा है उसको मिला। सवाल कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने का या प्रधानमंत्री का है ही नहीं।
राहुल गांधी अगर 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए चलते हैं क्या, या 6000 किलोमीटर की वो यात्रा? सवाल है देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश में धर्म के युद्ध को बंद कराना है। कांग्रेस का जब भी जिक्र आता है कहते हैं बड़ी पुरानी पार्टी है और क्या इसकी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन सर वक्त बीतते बीतते स्ट्रैटेजी का नाम अब बीजेपी के साथ जुड़ गया है। सर कांग्रेस में जब टिकट दावेदारी की बात आती है, फिर टिकट बांटने की बात आती है, लेकिन जब टिकट बांट दी जाती है फिर वो तस्वीर उल्टी क्यों, वहां गड़बड़ क्यों जाती है? आपको मैं इतिहास में लेके जा रहा हूं, सुनो एक तो सही। एग्जांपल है सर हमारे साथ सुमित गुद्दारा जी, बीजेपी में भी आया था सर सामने, तब वो भी गए थे झुंझुनू में। मैं कह रहा हूं झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं प्रदेश मुख्यालय और जिस घड़ी का इंतजार था, क्योंकि पूरी मेहनत रही और मुख्यमंत्री की तस्वीरें आपको दिखाएं, लेकिन प्रभारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही क्षणों के बाद आप सीएम भजनलाल शर्मा की तस्वीरें भी देखेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस उनके बॉडी लैंग्वेज में आज नजर आ रहा है, ये वो कॉन्फिडेंस है जिसकी बदौलत राजस्थान में आज एक शानदार जीत और संभवतः सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक बड़ी बात, क्योंकि उपचुनावों में इस तरह से सीटों को जीतना। योगेश जी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन योगेश जी सवाल एक मेरा खिमसर को लेकर भी था, क्योंकि खिमसर में भी आज किसी की प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस पहुंची है और राजस्थान विधानसभा अब आरएलपी विहीन हो गई है। क्या इसका ये कारण है कि 2019 में हनुमान बेनीवाल ने सांसद बनने के बाद अपने भाई को विधायक बनवाया, विधायक बन भी गए नारायण बेनीवाल, इसके बाद में इस चुनाव में अपनी पत्नी को उतार दिया, तो क्या कार्यकर्ताओं में और वहां की जनता के बीच ये मैसेज गया कि हनुमान बेनीवाल भी जिस बात को लेकर आए थे उसे पीछे छोड़कर परिवारवाद को प्रमोट कर रहे हैं और इसी वजह से जमीन खो दी आरएलपी पार्टी ने? अब सत्ता विधानसभा में आरएलपी विहीन कोई भी विधायक नहीं, एक भी। देखिए बीजेपी ने सबसे बड़ा काम किया, उस चेहरे को चुनावी समर में उतारा जो बीते चुनाव में बहुत करीबी अंतर से वो हार गए थे हनुमान बेनीवाल से। और हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के अलायंस को लेकर काफ़ी प्रयास हुए और मुझे जानकारी है कि हनुमान बेनीवाल की ओर से जो कहा जा सकता है केसी वेणुगोपाल तक से बातचीत हुई जी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शायद नहीं चाहते थे कि अलायंस हो, और अलायंस अगर होता तो उस वक्त क्या राजनीतिक हालात होती है अलग बात था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ये सोच थी कि हमारा काडर पूरी तरह आरएलपी खा चुकी है पहले ही, और अगर हम फिर से आरएलपी का साथ देंगे तो कांग्रेस के हाथ कुछ बचेगा नहीं जी। तो वो आगे की सोचते हुए शायद उन्होंने वो साथ नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस में ये बातचीत काफ़ी ऊपर तक चली थी और यही कारण रहा कि हनुमान बेनीवाल को लड़ना पड़ा चुनाव और अपनी पत्नी को उन्होंने चुनावी समर में उतारा। और ये बात हो सकता है कि कितनी असरकारी होगी, नागवार गुजरी होगी कुछ कार्यकर्ताओं को भी, आरएलपी के कुछ कार्यकर्ता पहले ही टूट के जा चुके थे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि इस बार जो बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट था वहाँ वो इतना सशक्त था पहले दिन से ही। एक तरह से कहा जाए तो आप मंत्रियों की तो ड्यूटी लगाई रखी थी, लेकिन वहाँ पर जो संगठन जो काम कर रहा था बीजेपी का, और गजेंद्र सिंह खींवसर का आपने सुना ही होगा जो बयान था, बिल्कुल उस बयान का असर यहाँ पर देखने को मिला। कई सारे बयान, कई सारी ट्रायंगुलर जब मुकाबला होता था, उस ट्रायंगुलर मुकाबले का फायदा तब मिलता था जब एक उम्मीदवार गैर जाट हो, और उस मतलब कहा जा सकता है जब दुर्ग सिंह लड़ते थे चुनाव तो सीधे तौर पर उसका लाभ हनुमान बेनीवाल को मिलता। इस बार दुर्ग सिंह को बैठा लिया गया और बीजेपी अपने कैंप में लेकर आ गई, तो मुकाबला सीधा हो गया। और जी एक कमेंट उनसे भी ले लेती हूँ जी, कि अभी जयराम रमेश जी की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वो बता रहे थे कि झारखंड में तो लेवल प्लेइंग फील्ड था लेकिन महाराष्ट्र में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। देखिए समस्या कहाँ है कि राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि इस देश में संविधान खतरे में है, तो वो कश्मीर में क्या कहते हैं? कश्मीर में वो जाके एनसी के साथ मिलके प्रस्ताव पारित करते हैं कि धारा 370 को वापस बहाल कर दिया जाए। तो ये बात तो सही है कि जनता समझ गई कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान को अगर खतरा है तो वो कांग्रेस से ही है। समस्या यह है कि राहुल गांधी जी को प्रॉब्लम यह हो चुकी है कि उनको लगता है कि जनता में भी उतना ही दिमाग है जितना उनमें स्वयं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुमित जी एक चीज बताइए, क्योंकि भले विपक्ष और कांग्रेस पार्टी इस चीज से इनकार करती रहे कि 11 महीने का जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, राजस्थान का अगर जिक्र यहाँ पर चल रहा है, तो राजस्थान के नतीजों के जरिए वो परिलक्षित होगा कि कितना काम किया है। अब भले वो नकार दे कि इन सीटों पर जो लोकसभा चुनावों में एक बढ़त बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, वो जमीन भी खोई है, लेकिन जो जोड़ी है यहाँ पर जिक्र
करना चाहेंगे प्रदेशाध्यक्ष और सीएम की जोड़ी का, और फिर आप सभी की एक टीम शानदार, एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लेकिन जोड़ी कमाल की जिसने राजस्थान में कमाल कर दिया। किस तरह से आपको गाइडेंस भी मिली और इस जीत के पूरे श्रेय के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर के आप तक किस तरह से वैचारिक आदान प्रदान हुआ? सुमित, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की जोड़ी ने लगातार काम किया, और मैं 11 महीने का जो कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, मैं आपको झुंझुनू का उदाहरण दूं कि क्या लोग युवाओं में उत्साह था। उन्होंने पहली बार देखा कि 4 लाख युवाओं का कैलेंडर राजस्थान सरकार ने जारी किया जिनको रोजगार मिलेगा, और जो नकल पर नकेल कसी, पहली बार आरपीएससी के मेंबर और नकलचियों को जो जेल में भेजा, उससे आम जन को लगा कि ये मुख्यमंत्री साधारण मुख्यमंत्री आम जन के हित का सोचने वाला व्यक्ति है। और इनसे बिल्कुल ये सबसे बड़ा कारण और विकास के आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने चाहे किसानों के लिए लाइट की बात हो के 6 घंटे दिन में लाइट देंगे, किसानों को विश्वास है, लाइट की कमी नहीं आने दे रहे। 2000 चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, 450 रुपए में गैस सिलेंडर हो, और पहली बार अशोक गहलोत 5 साल कहते रहे, पहली बार 7 रुपए 18 पैसे डीजल में और 6 रुपए 60 पैसे पेट्रोल में किसी ने कम किए, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किए। तो ऐसे इन्होंने काम किए जिससे आमजन को विश्वास है कि ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ा 11 महीने में आपको कहीं भी राजस्थान में भ्रष्टाचार का एक छोटा सा दाग भी आपको देखने को नहीं मिला। तो आम जन को ये लगा राजस्थान को आगे लेके जाना है, तो इस सरकार को मजबूत करना है, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे भाजपा को जीताना है, और वही जनता ने जनादेश आज दिया। लेकिन आज भी आप जब चेहरा बनाते हैं चुनावों में तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। राजस्थान के साथ साथ आप केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र करते हैं, तो मानकर चले सर तय हो गया है कि ना सिर्फ लोकसभा में यानी कि राष्ट्रीय चुनावों के अलावा अब जब राज्य चुनाव होते हैं तो फिर होल्ड प्रधानमंत्री का भी होता है, उनका भी बड़ा रोल रहता है। इसमें क्या दोहराई, हमारे लीडर हैं, हमारे वर्ल्ड लीडर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आज कोई भारत तक सीमित नहीं है, वर्ल्ड लीडर के रूप में पुतिन से लेकर, बिल्कुल पुतिन से लेकर आप देखिए चाहे अपने ट्रंप जीते हो, सब उनको वर्ल्ड लीडर मानते हैं। तो भारत के, तो हमें तो हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, चाहे किसी भी दल का हो, कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सबसे टॉलेस्ट वर्ल्ड लीडर माना जाता है। तो गर्व की बात है सभी व्यक्तियों के लिए। ठीक है योगेश जी, आपसे मैं ओवरऑल रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कमाल करती है, क्योंकि चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, आत्महत्या का विदर्भ में जिस तरीके से मामले सामने आए, उस मुद्दों को भी नकार दिया, लेकिन मुख्य कारण क्या रहा कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को एक बार फिर से सर आंखों पर बिठा दिया? सबसे बड़ा कारण तो लाडली योजना, ठीक है, जिसने महिलाओं को प्रेरित किया बीजेपी के पक्ष में या महायुति के पक्ष में। और एक कहा जा सकता है कि तात्कालिक रिएक्शन जो था वो इस योजना को लेकर, बड़ी आबादी, आधी आबादी कही जाती है महिलाओं की, उस आधी आबादी को सीधे तौर पर प्रभावित किया जी। और लेकिन योगेश जी, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम रहे थे महाराष्ट्र में, उसके बाद में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की शुरुआत हुई, 3 किस्तें भी जारी हो गई, तो उस खराब परफॉर्मेंस से क्या सबक लेकर तुरंत इसे इंप्लीमेंट कर देना, ये एक फैक्टर रहा पॉजिटिव जो आप बात कह रहे थे? ये बात सही है जयदी, और खास तौर से क्योंकि ये तो एक मुद्दा था ही, दूसरा बड़ा मुद्दा रहा बटोगे तो कटोगे। ये जो नारा दिया गया, तो आपको तकरीबन 40 से 45 सीटें ऐसी है महाराष्ट्र में जहां पर मुस्लिम वोट प्रभावित करते हैं या मुस्लिम मतदाता वहां पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ये अच्छी तरह पता था। संविधान मराठा गैर मराठा, अब कौन किस तरीके से उसको लिया गया। और लोकसभा चुनाव में दलित वोट पूरी तरह खिसक गया था बीजेपी से। और इसमें एक बात और भी योगेश जी, आप नोटिस करा होगा आपने, जो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही निर्णायक जो डिफरेंस था इसमें, वो ये था, और इससे बीजेपी को भी सीख लेनी चाहिए। मैं समझता हूं कि लोकसभा और विधानसभा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था कि बीजेपी की आरएसएस के बिना क्या ताकत है, और आरएसएस के साथ जब लग के समन्वय बैठा के काम करते हैं तो उनकी क्या ताकत है। देखिए, महाराष्ट्र में तो पूरी तरह आरएसएस का साथ मिला, और महाराष्ट्र में तो क्योंकि ग्राउंड पर वहाँ पर बीजेपी की जो इतनी बड़ी संख्या में जो सीटें आई हैं, और खासतौर से विदर्भा का इलाका, बिल्कुल, और आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में ही है, और जो कोंकण से सटा हुआ महाराष्ट्र का इलाका, और चाहे 6 रीजन्स में महाराष्ट्र को बांटते हैं, इन 6 रीजन्स में पूरी तरह धराशायी कर दिया। और ओबीसी वोट मतदाता, वो शिंदे के कारण कह लें, वो अपने आप में महायुति के साथ खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन फिर सर कांग्रेस का ये जो तिकड़ी थी इनकी महाविकास आघाड़ी, इनका सर क्या हुआ? क्या मजबूरी अब रह गई है कांग्रेस के लिए गठबंधन करना, और अब तो वो भी काम नहीं आता है सर? देखिए, शरद पवार की आयु ढल रही है, उनके बाद एनसीपी अब सीधे तौर पर अजीत पवार के हाथों में है, ओरिजिनल एनसीपी अब हम उसे ही कहेंगे। दूसरी बड़ी बात कि विलासराव देशमुख के बाद एक करिश्माई कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। नाना पटोले नेता है, और भी बड़े नेता हो सकते हैं, अमित देशमुख है, लेकिन जो विलासराव देशमुख का जो व्यक्तित्व था
वो महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर थे। तो यशवंतराव चौहान, एसबी चौहान और विलासराव देशमुख जैसे नेता वहाँ कांग्रेस की सरकारें बनाते थे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस वहाँ सरकार मतलब बिना किसी गठबंधन के भी बना लेती थी। तो पृथ्वीराज चौहान के समय से ही वहाँ डाउनफॉल का दौर शुरू हुआ महाराष्ट्र के। लेकिन योगेश जी, उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य इसके बाद में क्या रहेगा? क्योंकि जब हम ठाकरे साहब की बात करते हैं तो जिंदगी भर वो अपनी जीवन पर्यंत जितना भी उनका समय था वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल किनारा करते रहे। हमेशा उन्होंने इस चीज को कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हिंदुस्तान की, भारत की विरोधी है। लेकिन उसके बाद उसी पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे का गठबंधन, राजनीतिक भविष्य आज के नतीजे के बाद में क्या लगता है योगेश जी होने वाला है? देखिए, उद्धव ठाकरे को मैं बहुत परिपक्व नेतृत्व नहीं मानता राजनेता। अब शिवसेना की मूल अवधारणा हिंदू वोट बैंक, और यही गलती थी कांग्रेस की, यही उनके बाला साथ साहब का था। बाला साहब तो ये कभी अपने परिवार को आगे नहीं लेकर आए। उनके पास खुद के पास जब वो थे इतने कद्दावर नेता, तब भी जब उनके पास ऑफर था मुख्यमंत्री बनने का या जब भी चाहे बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मनोहर जोशी को बनाया। मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब जो और खुद उद्धव ठाकरे ने परिवार को भी एक नहीं रख पाए थे। राज ठाकरे अलग हो चुके थे। तो एक तरह से कहा जाए तो शिवसेना की टूट का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं उन्हें मानता हूँ। और बीजेपी के साथ थे तो एक कम से कम एक मेंटल सेट था हिंदू एजेंडा। अब वो हिंदू एजेंडा से दूर हो गए तो अब वो जाकर सेकुलर पिच पर बैटिंग करने लग गए। तो वो शिवसेना के जो समर्थक हैं उनको फिर लगा कि एकनाथ शिंदे ठीक है हमारे लिए। ठीक है। जनता का इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि परिवार से ऊपर होता है विचार। आप देखिए कि बाला साहब ठाकरे जो कि मतलब हिंदू चेतना का इस देश में एक बहुत बड़ा फिगर रहे, उन्हीं के बेटे वो जब पालघर के साधुओं की निर्मम हत्या हुई तो उन्होंने हलफनामा देके और कोर्ट में ये कहा कि इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है। बाला साहब ठाकरे हर वक्त वक्फ बोर्ड का एक तरह से विरोध करते रहे और इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए और आज भी उसके सपोर्ट में जाके लोगों से वोट मांगते रहे। तो देखिए, जनता सब समझती है और अल्टीमेटली विचार परिवार से बड़ा होता है। लेकिन आर जी, क्षेत्रीय चुनाव और वो भी इस तरीके से हारना, सर ये बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। भविष्य में और भी चुनाव होंगे, क्या नई स्ट्रैटेजी पर अब काम किया जाएगा? राजनीति में हार जीत होती रहती है। मैं उस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और अपने आप पे गर्व महसूस करता हूं कि जो सेक्युलर की पिच पर बैठती है, जो देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी की हम बात करते हैं, हम भाषा की बात नहीं करते, हम सब भाषाओं के साथ लेके चलते हैं। हार जीत चलती, वोट बैंक कुछ नहीं होता। राजस्थान में नहीं, मैंने राजस्थान के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत को विधानसभा का चुनाव जयपुर से हारते हुए देखा है, फिर लोकसभा का चुनाव अमृत नाटा से बाड़मेर में हारते हुए देखा, और मजबूरी में वो मध्य प्रदेश में जाके राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। तो देश में हमने भारतीय जनता पार्टी की नसबंदी होते देखिए, 2 से आज ये पहुंच गए और अब की बात 4 से बना रहा, 240 पे टिक गया। सवाल है कि आज देश में 2014 के बाद में जो नैरेटिव स्थापित किया जा रहा है वो मुलम्बों पे, झूठ पर और नारों पे है। लेकिन आप 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम कर देंगे, उनकी बातों में कोई बात नहीं होता। कटेंगे तो बटेंगे, पहनावे से पता लग जाता है आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है। जनता को ऐश्वर्या, भारतीय जनता पार्टी का मूल संस्थापक वो आरएसएस झारखंड में नहीं है क्या? सर मैं बड़ी महाराष्ट्र में तो आरएसएस ने काम कर दिया, फिर झारखंड में आरएसएस कहां चली गई? ये जीत वाली ट्रेन में बैठी हुई है अभी जनता, ये भारतीय जनता पार्टी। हम हारने वाली सीट पर बैठे हुए, आने वाला वक्त हमारा होगा, लेकिन लोकतंत्र के प्रति हमारा उत्तरदायी है। इस देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने देंगे। समस्या क्या है कि 2009 में जब आडवाणी जी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव हार गई तो 2013 में 14 में उन्होंने एक नया कैंडिडेट दिया, नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे 3 बार लोकसभा चुनाव जिसके नेतृत्व में हार गए, क्या वहां नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना चाहिए? तो योगी जी आ गए ना महाराष्ट्र में। आप हम एक है, सेफ रहेंगे, ये नारा तो बाद में गया। योगी जी का नारा तो अब उत्तर भारत के तमाम हिंदी राज्यों में ले जा रहे हैं, बटेंगे तो कर लेंगे। एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी राज्य में कैसे पॉपुलर हो सकता है? आरएसएस ने, मैं मान करके चलता हूँ, नया देश का जो नेता चुना है वो आपके चैनल पे स्वीकार कर रहे हैं। मैं उसे सीधे तौर पर पूछ रहा हूं, आपको लगता है क्योंकि अब हार का मंथन भी होगा,
चिंतन भी होगा, सभी लोग बैठेंगे, लेकिन क्या अब कांग्रेस पार्टी इस सिचुएशन में है आज के रिजल्ट के बाद कि वो ये कम से कम एक्सेप्ट कर पाए कि संगठनात्मक बदलाव की जरूरत है? मेन शब्द है, बदलाव की जरूरत है। जी, हमारे डॉक्टर स्वराज जी ने आज बयान दिया है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं और संगठन लगातार इसके बारे में विचार मंथन करेगा। अशोक गहलोत जननायक जब थे, हमने 7 में से 6 विधानसभा की सीटें जीती उपचुनाव, तभी भी हमें घमंड नहीं है। आज आपने राधा मोहन लाल जी को, आपने अग्रवाल साहब को सुना। लोकतंत्र में आप चूहे की बात करते हो, अगर कोई हार जाता है तो चूहा हो जाता है, कोई बिल्ली हो जाता है। यह अहंकार की परिभाषा है। ये सनातन धर्म का आदमी अगर किसी उम्मीदवार को हारने पर चूहा बता देता है, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उनको। किसी को बिल्ली बना देते हैं। अहंकार की हार तो हुई है दौसा की सीट पर, एक छोटे से आदमी ने एक बड़े अहंकारी को हराया। चलेंगे तो फिर कैसे चलेगा सर? 20 वर्ष से ज्यादा बड़े की उम्र के प्रधानमंत्री को सदन के पटल पे खड़े होके जो कहते हैं कि मेरी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते, मेरे सामने कांपने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं, उनकी पार्टी अहंकार की भाषा पे भाषण दे रही है। कमाल नहीं है ये? साफ बात है कि 2 लोग बैठे हुए हैं वहां पे, सोनिया गांधी जी सदन में हैं, राहुल गांधी जी सदन में हैं, और अब देखिए जहां सारा परिवारवाद समाप्त हो रहा है, वहां ये प्रियंका गांधी जी को भी चुनावी राजनीति में ले आके और अब सदन में बैठा के परिवार की राजनीति को कायम रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं संयम ठीक है सर, बरतना लेकिन कुल चाहिए। मिलाकर के आपने ये चीज कम से कम ये एक्सेप्ट की है कि बदलाव की जरूरत है और बदलाव होगा। योगेश जी, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेने से ही क्या आधा काम हो गया है कांग्रेस पार्टी का? और वाकई में अगर इस चीज को मान लिया जाएगा कि संगठनात्मक बदलाव की जरूरत, जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने हर मोर्चे पर नजर रखती है। मैं इस पर एक सवाल करूं, क्योंकि आधा काम इस बात से नहीं हो जाता। अगर आधा काम हो जाता तो फिर योगेश जी आप सहमत हैं, हरियाणा के चुनावों में भी हो जाता, फिर न्यू स्ट्रैटेजी बन जाती? बिल्कुल हो जाता है। हरियाणा में पूरी के पूरी एक ही फेस के पीछे कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी और उसी के हिसाब से रणनीति बनाई। नतीजे सबके सामने हैं। एक कॉमन पार्टी का जो आधार रहा है कांग्रेस का बरसों से, जो कहा जा सकता है जिसके पीछे कांग्रेस का संगठन, हालांकि मास आधारित पार्टी कही जाती है कांग्रेस, लेकिन संगठन का भी अपना एक जलवा था। अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और उस जमाने में किस तरह संगठन में काम किया, उसके बाद भी हमने प्रभावी कार्यकाल कांग्रेस के अध्यक्षों के देखे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी डोटासरा ने भी लोकसभा चुनाव में उनके कार्यकाल को किसने नहीं देखा। उनके नेतृत्व में बड़ी जीत दर्ज की। शेखावाटी पूरी तरह, सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों सीटों पर उन्होंने बीजेपी को पूरी तरह वहाँ पर नेस्तानाबूद कर दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब हार होती है तो उसके बाद वैचारिक मंथन होना चाहिए, जो कमी है उसको दूर करने की बात होती है। यहाँ पर टॉकिंग टर्म्स कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही, और राजस्थान के खास तौर से। तो वो एक कहा जा सकता है समन्वय, संवाद और वो जो एक तासीर होती है किसी भी संगठन की, जो बीजेपी के अंदर हमें नजर आती है। वहाँ पर 24 घंटे संगठन का काम होता है, मतलब फुर्सत ही नहीं लेने देते वहाँ के पदाधिकारियों को। और ये तो मंत्री है सुमित जी, इनको ही संगठन इतने काम बता देता है, तो एक कहा जा सकता है वहाँ फुर्सत ही नहीं होती। और योगेश जी, क्या पहले से ही पता था क्या परिणाम क्या अभी आप देखिए, ये पूनम जी मंत्री हैं, हाँ, और कैबिनेट के मंत्री हैं। बिल्कुल जी। मैं इनके मुंह पर इनकी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन ये खुद गाड़ी चलाकर अभी अपने ऑफिस आए हैं। अभी ये खुद अपनी गाड़ी चलाकर अभी अपने ऑफिस आया और अभी हमारे साथ डिबेट में शामिल है। सुमित जी, आगे बढ़ाएंगे चर्चा।